नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज के बाद कटिहार के बारसोई में जनसभा को संबोधित किया है। ओवैसी के इस दाव से ये साफ पता चल रहा है कि कटिहार में भी वे अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बलरामपुर सीमांचल का हिस्सा है। सीमांचल के लोगों को ताकतवर बनना है। आप ताकतवर बनेंगे तो अपने पसंद के विधायक को चुनकर पटना भेजेंगे। वहीं ओवैसी ने आगे कहा कि यहाँ पर बिजली नहीं रहती, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। मजलिस बीजेपी और आरएसएस को हराएगी। उन्होंने कहा कि जिसने धोखा दिया उसको हराएंगे, आपके हक को दिलाएंगे, ऊपर से नीचे तक हम सब बदल देंगे। ओवैसी ने घुसपैठ के मुद्दे पर भी बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीमांचल की जनता को बदनाम किया जाता है। यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है, यहाँ सब भारतवासी हैं। ओवैसी ने मुस्लिम समाज को बीजेपी से न डरने की सलाह दी है। आइए अब आपको सुनाते हैं ओवैसी ने मंच से किस किस पर निशाना साधा है। ये लड़ाई उन 25 साल से कम उम्र बच्चों की है जो कल आने वाला कल उनका हो सकता है। अगर तुम बेदार नहीं होगे, अगर तुम इसी तरह वोटर बनोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आप वोटर बनेंगे या शहरी बनेंगे, हमको बताओ। आप वोटर बनेंगे या शहरी बनेंगे, बताओ। बीजेपी से मत डरो, अल्लाह से डरो और बीजेपी हारेगी इंशाअल्लाह ताला। और हम मोदी अमित शाह को बोलते हैं कि जब सीमांचल को आप आते हैं तो सीमांचल की जनता को बदनाम मत करो मोदी कि यहाँ पर घुसपैठी आ गए। इस सीमांचल की सरजमीन पर एक एक बच्चा, एक एक हमारी माँ, हमारी बहन, एक एक बुजुर्ग भारत का है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। कोई बांग्लादेशी है? हम सब भारत के हैं ना। अब मोदी आकर बोलते हैं यहाँ पर घुसपैठी आ गए, तो उसका जवाब यह है कि मोदी को हम बोलते हैं 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी है या सीमांचल का कोई शख्स है, बताओ। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह है या फिर वारिस पठान है, हमको बताओ। तो फिर तुम्हारे नाक के नीचे अगर कोई बांग्लादेशी आ गया तो तुम नाकाम, तुम कुर्सी छोड़ के जाओ। मगर मोदी आके फिर बोलेंगे डरना नहीं, डरना नहीं, ये हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप और हम मिल के हराएंगे मोदी को, भारत को और सीमांचल को बचाएंगे, बिहार को बचाएंगे। और जब अगर कोई आरएसएस का आदमी बोलेगा अरे सीमांचल में बांग्लादेशी है, तो बोलना सीमांचल में नहीं है, दिल्ली में मोदी की एक मुंह बोली बहन है जिसको बांग्लादेश की जनता ने भगाया, तो वो मोदी के पास आ गई। मोदी ने कहा मेरी बहना मेरे छत्र छाया में रहना। हम मोदी जी को बोलेंगे आप सीमांचल को लाओ, हम उसको बताएंगे बांग्लादेश का रास्ता और उसको धकेल देंगे बांग्लादेश। कितना जुल्म किया जा रहा है बंगाल के हमारे बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों को पकड़कर उठाकर बांग्लादेश में फेंक देते हैं। आज अखबार में रिपोर्ट पढ़ा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते में वो जो 2 बंगाली मुसलमानों को मोदी की हुकूमत ने बांग्लादेश में ढकेल दिया, उनको वापस लाओ। उसमें हमारी एक बहन है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, हामिला है, उसको पकड़कर बांग्लादेश में फेंक दिए। ये जुल्म का खात्मा होगा। और याद रखो, मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा कानून बनाया है जिसके जरिए हमारे
हमारी मस्जिद को छीनना चाहते हैं, हमारे दरगाहों को छीनना चाहते हैं, हमारे कब्रिस्तानों को छीनना चाहते हैं। वक्फ का मालिक कौन होता है बताओ? वक्फ का मालिक कौन होता है? जोर से बोलो, वक्फ का मालिक कौन हो सकता है? जोर से बोलो ताकि दिल्ली तक आवाज जाए, वक्फ का मालिक अल्लाह। से पहले विधायक जी और उनकी पार्टी को दबाकर एक शॉट दीजिए ताकि वो हिल जाए, सुधर जाए, और अगर नहीं सुधरेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सबसे बड़ा शॉक हम उनको देंगे मतदान के दिन, पतंग छाप पर बटन दबाकर। और यहाँ पर जो इतने लोग आए, देखिए इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है कि आप एक जनसभा में आकर मुझ जैसे एक दीवाने की तकरीर को सुनकर चले जाएं। इत्तेहाद का मतलब ये है कि आप इस इत्तेहाद और आपने आज जो जज्बे का मुजाहरा किया उसको बरकरार रखिए। इत्तेहाद की निशानी ये है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप पतंग छाप पर बटन दबाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे, तो वो आपका इत्तेहाद की कामयाबी होगी। अगर आप इस जनसभा में आ गए और नारे लगा दिए, फोटो निकाल लिए, वीडियो निकाल लिए, तो इत्तेहाद नहीं है ये इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद वो है जब सब मिलकर मतदान के दिन आप जाकर मजलिस पार्टी के हक में पतंग छाप पर वोट लगाएंगे, तो वो आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी। और मजलिस आपको ये पैगाम देती है कि इज्तिमाइयत को सामने रखिए। अगर कल असदुद्दीन ओवैसी मर भी गया तो मजलिस को बाकी रखना नौजवानों तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप बिहार के मुस्तकबिल है। आपने देखा होगा आज से 3 दिन पहले बिहार सरकार ने अखबारात में एक इश्तिहार दिया कि करीब 60% बिहार की आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवान लड़की और लड़कियों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ओवैसी और अख्तरुल ईमान तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा तो खो गया काम, अब आपकी जवानी है, आने वाला कल तुम्हारा होगा। नौजवानों, अगर तुम गफलत करोगे तो जिस तरह तुम्हारे बाप दादा ने तकालीफ उठाई, खुदा ना खास्ता नौजवानों तुमको भी वही तकलीफ उठाना पड़ेगा। और वो तकलीफ ये होगी कि तुमको इज्जत नहीं मिलेगी, तुमको तुम्हारा मुकाम नहीं मिलेगा, तुमको तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज नहीं मिलेगा, तुमको अपने किसानों को उसकी कीमत नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगा। यही सिलसिला चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सब लोग जान चुके हैं कि इनसे सिर्फ वोट हासिल करो, यकीनन मोदी अमित शाह को हम हराएंगे इंशाअल्लाह। जब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो खाली नारा लगाएंगे या पतंग छाप पे बटन दबाएंगे। जो आपको बिजली नहीं दे रहा उसकी बिजली बंद कर देंगे। आपके पास अस्पताल है, PHC है बात जगह पर, मगर डॉक्टर नहीं है। विधायक जी से जाके पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं हमको बीजेपी को हराना है। MRI की मशीन है, MRI की मशीन है, कोई टेक्नीशियन नहीं है। आप विधायक जी को पूछेंगे तो बोलेंगे मैं तुम्हारा एक्सरे करके निकाल देता हूँ। आप बताइए आखिर ये कब तक चलेगा? ब्लॉक ऑफिस में भ्रष्टाचार है नहीं है? ब्लॉक ऑफिस में भ्रष्टाचार है नहीं है? क्या आवास योजना के लिए 1500 रिश्वत देना पड़ता है? म्यूटेशन के लिए 15,000 रुपये देना पड़ता है? भ्रष्टाचार ब्लॉक ऑफिस में है या नहीं? आप रिश्वत देंगे या खत्म करेंगे? कैसे खत्म करेंगे? बटन छाप पर बटन लगाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। ब्लॉक ऑफिस में जो पैसे आप दे रहे हैं उसमें सबका हिस्सा है, नीचे से लेके ऊपर तक, पटना से लेके बलरामपुर तक। उर्दू में कहावत है कि चोर चोर मिलकर गांव बांट लिए, ये काम हो रहा है। फिर आप जानते हैं कि 2007
2017 से काचाना का गोमती ब्रिज, उसका हाल बुरा है, उसका काम नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है बलरामपुर में। क्या ये बात सच नहीं है कि कल महेशपुर में हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूँ, हमारी माएँ बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ और नौजवानों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर का हाल देखिए, आप अपने आप को देखिए, अपने घर में कर आप फैसला करिए। असदुद्दीन ओवैसी जो बात आपके सामने कह रहा है उसमें सच्चाई है या नहीं? आखिर कब तक हम इस नाइंसाफी को बर्दाश्त करेंगे? आखिर कब तक हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह जाएंगे? क्या हम में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम एक शहरी बन सकें जहां पर हमको हमारे तमाम हुकूक मिल सके? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बलरामपुर से बरसों से यहाँ पर एक साहब विधायक एमएलए बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। बार बार आकर अगर कोई ये कहेगा कि मुझे बीजेपी को हराना है और मुझे वोट दे दो और मैं बलरामपुर में कुछ काम नहीं कराऊंगा, तो फिर आप सिर्फ वोटर बनकर रह गए, आप सिटीजन नहीं बने, आप शहरी नहीं बने। अगर आप शहरी बनेंगे तो आपको तमाम हुकूक और हक हासिल होंगे जो एक शहरी को मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने रेलवे के मिनिस्टर को लिखा कि बलरामपुर में वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस को रुकना चाहिए। मैंने केंद्र की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को लिखा कि बलरामपुर में पुल की तामीर हो, गोविंदपुर घाट से मुल्कपुरा पर, फिर वहीं पर बाहिन ये काम क्यों नहीं कर पाए? अख्तरुल ईमान साहब का रिकॉर्ड आप देखते हैं कि बिहार की विधानसभा में एक शेर की तरह अख्तरुल ईमान गरजते हैं और आपके मसाइल को उठाते हैं। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बलरामपुर सीमांचल का हिस्सा है। मैं सीमांचल के इस हिस्से के लोगों को अपील कर रहा हूँ कि आपको ताकतवर बनना है। अगर आप ताकतवर बनेंगे तो आप अपने पसंद के विधायक को चुनकर कामयाब करेंगे जो आपकी तकालीफ और आपके मसाइल हल करेगा। क्या ये बात सच नहीं है कि यहाँ पर बिजली दिन में 6 से 7 मरतबा चली जाती, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है? हमारी मशीन है, अच्छा 6-7 से ज्यादा चली जाती है। ओवैसी सीमांचल के मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भी हमला बोलते रहते हैं। ओवैसी जितने आक्रामक तौर से प्रचार करेंगे उतना ही मजलिस का आधार इस इलाके में बढ़ेगा। सीमांचल से ओवैसी की ये हुंकार चुनावी माहौल को कितना प्रभावित करेगी, मजलिस को कितना फायदा दिला पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बाकी बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।